हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नर्मदा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गारो हिल्स को लेकर के। तो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर लोकेटेड है मेघालय स्टेट और मेघालय स्टेट के वेस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है गारो हिल्स। गारो हिल्स के अलावा मेघालय स्टेट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट हिल्स भी लोकेटेड हैं जिनके नेम हैं। मेघालय के ईस्टर्न पार्ट पर है जैंतिया हिल्स और मिडल पार्ट पर लोकेटेड है एग्जिस्ट करती है खासी हिल्स। अब मेघालय स्टेट में जो हिल्स हैं गारो, खासी और जैंतिया, इनका क्या ऑर्डर है ईस्ट टू वेस्ट पार्ट में, और वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएं तो किस तरीके से लोकेटेड हैं ये आपको पता होना चाहिए। गारो, खासी और जैंतिया हिल जो है इनकी लोकेशन इस तरीके से है कि विंड्स को अपने अंदर ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी वेटेस्ट एरिया है उनमें से एक है ये रीजन। ये जो गारो हिल्स वाला रीजन है ये फ्लोरा एंड फोना की के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काफ़ी रिच एरिया है। यहाँ पर कुछ अदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं जिनमें से एक है नोक्रेक नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए गारो हिल्स को लेकर के। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो प्रोग्राम है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम देख लेते हैं जिसके बेसिस पर आपको पता लगे कि कितना इम्पोर्टेंट जो है वो आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने में ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 10 to 15 स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप आपके यहाँ बनाए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको हर ग्रुप को एक मेंटोर प्रोवाइड कराया जाएगा। मेंटोर जो है वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। टारगेट जो है वो आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। मींस आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है स्टैटिक पार्ट प्लस में करंट अफेयर पार्ट। स्टैटिक पार्ट में अगर हम डिस्कस करें तो एनसीईआरटीज प्लस में स्टैंडर्ड बुक्स, और करंट अफेयर्स में लगभग लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर, ये सब कुछ यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। इसका आपको डेली बेसिस पर टारगेट दिया जाएगा कि आज आपको इतना कंप्लीट करना है, और फिर उसी से रिलेटेड टाइम टू टाइम आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और यहाँ पर 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की एन प्रैक्टिस आपकी होगी। और आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप मेन एग्जाम में जाकर के एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। ओके, तो अगर आपको लगता है कि 2023 आपका जो एग्ज़ाम है उसके प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के 599 पर मंथ जो हैं वो चार्जेज हैं। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर कश्मीर वैली वाला जो रीजन है उसमें किस तरीके से पीस और स्टेबिलिटी को लाने के लिए गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, उसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है। लास्ट 30 ईयर्स में अगर हम देखें तो जो भी कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर जैसे ही सनडाउन होता था, मतलब जैसे ही सनसेट होता था, वैसे ही वहाँ की जो लाइफ है वो जो हाउसेज हैं उनके अंदर हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि लेट नाइट क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, जिससे के बेसिस पर ये लग रहा है कि धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वो एक तरीके से दोबारा से रिवाइवल स्टेज में जा रहा है। उनकी जो लाइफ है, जो भी उनका लाइफ का प्रोसीजर है, उसको एक एक्सटेंडेड फॉर्म में यहाँ पर जिया जा रहा है। और ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो पाया है, उसको हमारे कंट्री का एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में डेवलप करने में। जो भी वहाँ पर स्पेशल प्रोविजन से उन सभी को एलिमिनेट करके इक्वलिटी वाला जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जो हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, उसी की वजह से ये सारा प्रोसीजर जो है वो निकल करके आया है। और अगर इसी तरीके से वर्क होता रहा तो वहाँ पर जो इंटरनल इश्यूज जो देखने को मिलते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा एलिमिनेट होंगे, क्योंकि हमने बार बार इस बात को डिस्कस किया है कि अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा इश्यूज है, वहाँ के जो लोग हैं, पीपल जो हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ में ना मिल करके किसी अदर एक्टिविटीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के वहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ या अदर वर्क हो पा रहे हैं, तो मेन पॉइंट ये है कि वहाँ के जो पीपल हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या गवर्नमेंट के लिए जो एक कॉपरेशन होना चाहिए उसकी कमी है। और ये सारी एक्टिविटीज़ कब क्रिएट हो सकती हैं? तब हो सकती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना इन्वॉल्वमेंट शो करे, वहाँ के लोगों के लिए एक बिलीफ क्रिएट हो, और तभी जा करके वो जो है वो एक इंटीग्रल फॉर्म जो है, जो इंटीग्रिटी या जो कॉपरेशन जो है वो डेवलप हो पाएगा। ओके, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वहाँ पर अपना प्रोसीजर, अपनी स्कीम, अपनी पॉलिसी जो है वो उनके बेटरमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है बाई इलेक्शन को लेकर के। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज जो है, जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, उनके लिए बाई इलेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन, साथ ही साथ अगर हम बात करें पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उनके लिए बाई इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सीट्स के बारे में बोला गया है कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के हेड थे और उनके फाउंडर थे, उनकी अभी डेथ हो गई, आप सभी को पता होगा। तो डेथ ऑफ पार्टी फाउंडर एंड 3 टाइम यूपी चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, उनकी जो सीट वैकेंट हो गई है उनको लेकर के। और यहाँ पर रामपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की बात की गई है, इनको लेकर के भी यहाँ पर इलेक्शन होंगे। तो आपको बताना है कि रामपुर से कौन यहाँ पर मेंबर था जिसको एलिमिनेट करने के बाद में ये जो सीट है वो वैकेंट हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें मालाबार एक्सरसाइज को लेकर के 4 कंट्रीज के जो चीफ हैं, जिसमें क्वेड ग्रुप में जो कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, उनके जो चीफ हैं वो एक साथ मिले हैं और अभी मालाबार एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। जापान में उनकी मीटिंग हुई है। ओके, तो यहाँ पर ये जो मीटिंग है वो नेवल एक्सरसाइज को लेकर के है, और मालाबार एक्सरसाइज को लेकर के जो भी फैक्ट है उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग जो है ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी, फिर टाइम के साथ में यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो इसमें अदर कंट्रीज ने भी एंटर किया। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या देखने को मिला, हमने डिस्कस भी किया था इस न्यूज़ को, और उनकी जो वेसल आई थी चाइना की, उसके नेम को भी हमने फोकस किया था कि उनका जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि करंट टाइम में न्यूज़ में है और एग्जाम में किसी में भी पूछ लेंगे कि क्या है, तो नेम ऐसा था जैसे कोई सैटेलाइट हो। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि चाइनीज रिसर्च वेसल युआन वांग 6 जो है, उन्होंने इंडियन ओशन रीजन में एंटर किया अभी सुंडा स्ट्रेट के थ्रू। तो आप बताओगे कि सुंडा स्ट्रेट जो है वो किसको कनेक्ट करता है और किसको सेपरेट करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इसकी लोकेशन के बारे में। ओके, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का, जिसको एक तरीके से चाइना ने लीज पर ले लिया है, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद में श्रीलंका जो है, जो भी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव था या इकोनॉमी जो भी उनके ऊपर बर्डन था उसको कम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से चाइना के अंडर ये आ गया है। तो वहाँ पर उनकी जो रिसर्च वेसल है वो आकर के कुछ दिन तक रुकी, जिसको लेकर के इंडिया ने अपोज भी किया था, क्योंकि जो आपकी रिसर्च वेसल है उसके ऊपर आपके किस तरीके से टेक्नोलॉजी, किस तरीके से आपने जो रडार है वो फिक्स की है, तो अदर कंट्रीज़ के जो भी रीजनल एरिया में कंट्रीज़ है उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, उनके जो भी कोस्टल सिक्योरिटी, इन सभी को ये चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट करेंगी। ओके, तो अब यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज में इन सभी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। हम मालाबार एक्सरसाइज के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, अगर हम सबसे पहले इसके स्टार्टिंग की बात करें तो 1992 में सबसे पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, नेवल एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में। इसके बाद में 1992 के बाद में कुछ टाइम के लिए 1995 और 1996 में भी ये कंडक्ट करवाएगी मालाबार एक्सरसाइज। उसके बाद में 2002 तक इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए थे इसके बेसिस पर। फिर 2002 के बाद में 2002 से ये जो एक्सरसाइज है वो रेगुलर चलती आ रही है, और सबसे पहले 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था 2007 वाली एक्सरसाइज में, लेकिन उसके बाद में फिर से उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, और फर्स्ट टाइम 2014 में पहली बार जो है वो जापान ने इसको ज्वाइन किया।
ओके। और फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इसका मेंबर बन गया और इस एक्सरसाइज को उन्होंने भी ज्वाइन किया। मतलब जो क्वेड ग्रुप है उसके सभी कंट्री जो हैं वो मालाबार एक्सरसाइज में प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ही, क्योंकि जो क्वेड ग्रुप है उसका मेन फोकस है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको फ्री एंड ओपन रखा जा सके, क्योंकि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत सारी कंट्रीज की डिपेंडेंसी है उसके ऊपर। तो अगर वो रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन रहेगा ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो सभी कंट्रीज ग्लोबली लेवल पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और चाइना जो है इसके ऊपर अपने डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर, और इसी को लेकर के उन्होंने टाइम टू टाइम अदर कंट्रीज के साथ में अपने जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की है। जैसे कि पैसिफिक ओशन में जो भी स्मॉल आइलैंड्स है, जिसमें अभी सोलोमन आइलैंड्स को साथ में लेकर के उन्होंने अपने कुछ एग्रीमेंट्स किए। हालांकि सोलोमन आइलैंड्स ने नेग्लेक्ट किया है कि कोई भी नेवी कॉन्ट्रैक्ट जो है या उनका आर्मी बेस जो है यहाँ पर डेवलप होगा, इसको लेकर के कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन चाइना जो है वो अपने लेवल पर स्टार्टिंग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करता है और फिर अपने लेवल पर किस तरीके से उस कंट्री को उस पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करता है, ये हमने पहले भी अदर कंट्रीज पर डिस्कस किया है। जैसे कि श्रीलंका पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर, इसको बोलते हैं इकोनॉमी डेप्ट पॉलिसी, मतलब इकोनॉमी में मनी के बेसिस पर आप ट्रैप करो और फिर उनको उसी में उलझा करके उन पर अपनी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो भी अपना डोमिनेंस है वो क्रिएट कर दो। ओके, तो इस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना डोमिनेंस और उसको काउंटर करने के लिए ये जो क्वेड ग्रुप के जो कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से अपना प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी कुछ टाइम पहले इशू डिस्कशन चल रहा था कि जो भी कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे केसेस में सील्ड कवर अपनी तरफ से एफिडेविट जो है वो पास करती है, उनको जमा करवाती है। अब इसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको कि गवर्नमेंट ने क्या पॉइंट रखा इस इशू को लेकर के वो सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि इसके ऊपर मेन पॉइंट ये रखा जाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, नेशनल इंटीग्रिटी की बात है, इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी एफिडेविट गवर्नमेंट के द्वारा फाइल किए जाते हैं और इसमें अगर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के इशू है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट क्या करे कि वो पॉइंट, मान लो आप एक एफिडेविट आपने फाइल किया, उस एफिडेविट में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो नेशनल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको सिर्फ एक तरीके से छुपाया जाए या रखा जाए, बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ को शो किया जाए कि ये पॉइंट रखा गया है, जिसमें आपने पिटीशन डाली उनके काउंटर में हमने ये पॉइंट रखे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो ईरान के ऊपर अभी एलिगेशन लगे और उन पे ऊपर ये बताया गया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें रशिया को सपोर्ट करने की जो ईरान है उन्होंने कोशिश की है। तो ईरान ने यहाँ पर क्लियर किया है कि रशिया को उन्होंने ड्रोन जो है वो रशिया को दिए थे, लेकिन वॉर स्टार्ट पहले से दिए थे, ऐसा नहीं है कि वॉर स्टार्ट होने के बाद में उन्होंने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। ओके, कीव ने बोला है कि मॉस्को हैज ऑर्डर्ड, कीव मतलब यूक्रेन की जो कैपिटल है, वहाँ से स्टेटमेंट देखने, कीव ने नहीं बोला है, मतलब वहाँ से जो ऑफिसर्स हैं, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी उनकी गवर्नमेंट है, उनके थ्रू स्टेटमेंट आया है। Around 2,000 drones from Iran and some 400 of these have been used against civilians. Russian missiles continue to batter Ukraine cities and villages. देखो इनका यूज़, इन ड्रोन्स का यूज जो है वो यहाँ पर जो भी इशू देखने को मिल रहा है उसके लिए किया जा रहा है। तो इसी के बेसिस पर ये एलिगेशन लगे थे। तो ईरान ने एडमिट तो किया है कि हाँ उन्होंने ड्रोन भेजे थे, लेकिन इस बात के ऊपर उन्होंने फोकस किया है कि वॉर जो स्टार्ट हुआ उससे पहले जो है ये सारा जो ट्रेड है, ये सारा जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ था और उसी के बेसिस पर हमने भेजा था। यहाँ पर देखो यूएस और साउथ कोरिया जो है उनके बीच में फोर्स एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई नॉर्थ कोरिया जो है उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है। देखो नॉर्थ कोरिया जो है वो टाइम टू टाइम इस तरीके के जो भी लॉन्चिंग है मिसाइल को लेकर के वो रेगुलर देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ कोरिया को एक तरीके से अगर हम चाहें तो अगर यूएस जो है उनको काउंटर करने के लिए ही जापान, साउथ कोरिया इनके साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन बनाने की कोशिश करती है ताकि वहाँ पर उनको काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर,
और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, फर्स्ट अदर स्मॉल आर्टिकल है जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, तो देखो यूनेस्को ने कुछ डाटा रखे हैं। इन्होंने बोला है कि यूनेस्को ने ये वार्निंग दी है कि हमारे जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं कुछ ऐसी हैं जो ग्लेशियर वाले रीजन पर लोकेटेड है। तो 1/3 ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स अंडर थ्रेट, मतलब अंदर थ्रेट है, उनको एक तरीके से थ्रेट है, टाइम के साथ में उनका एक तरीके से क्या मेल्टिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यूनेस्को ने इम्पोर्टेंट बात बोली और उन्होंने बोला कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो इसी तरीके से बढ़ता रहा तो प्रॉब्लम जो है क्रिएट होएगी। ओके, तो उन्होंने इस बात के ऊपर भी फोकस किया कि अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एरा से कंपैरिजन करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारे टेम्परेचर को हम ना बढ़ने दें, और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इशू क्रिएट हो जाएंगी। तो अभी COP27 की जो मीटिंग है जो आज से स्टार्ट होगी इजिप्ट में, उसमें मेन फोकस इस बात के ऊपर रहना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं या उनको हम बचाने से, उनको मेल्ट होने से रोक सकें। और मेल्ट होने से कब रोक पाएंगे, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो COP27 में स्पेसिफिक इस बात के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज ना हो। ओके, कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट होते हैं तो इसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इफेक्ट होंगे। अगर हम इसमें बात करें तो देखो, जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल इंक्रीज होगा, तो जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं या कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। जब वो लोग वहाँ से अपने आप को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करके अदर एरिया में सेटल होंगे, तो उन एरियाज़ में जब सेटल होंगे तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने वाटर के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए, ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होते हैं तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से, ड्रिंकिंग वाटर पर्सपेक्टिव से इनका यूज़ किया जाता है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो है इनका मेल्टिंग पोर्शन जो है वो काफ़ी लेवल, मतलब इनकी जो रेट है वो मेल्टिंग की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लडिंग और भी अदर जो डिजास्टर इशू जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। मतलब मेल्टिंग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आर होम टू ग्लेशियर्स, ग्लेशियर वाले रीजन में लोकेटेड है। और पूरे वर्ल्ड की जो 10% अर्थ टोटल ग्लेशियराइज्ड एरिया जो है उसका 10% जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो रिपोर्ट है वो यूनेस्को ने IUCN के साथ में मिलकर के कंप्लीट किया है। और यहाँ पर ये बोला है कि 2000 से अगर हम देखें तो CO2 का एमिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वार्मिंग टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ओके, प्रेजेंट टाइम में अगर हम आज की बात करें तो 58 बिलियन टन जो है आइस एवरी ईयर क्या हो रही है, लूज हो रही है, मतलब मेल्ट हो रही है। मतलब फ्रांस और स्पेन जो कंट्री हैं वहाँ पर एनुअली जितना वाटर यूज़ किया जाता है इतना वाटर जो है वो मेल्ट हो रहा है। और इसकी वजह से जो ग्लोबली सी लेवल जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि 5% के लगभग उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये सारे इशू जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो कि अगर इस तरीके से मेल्ट होगी तो क्या क्या पॉइंट्स जो हैं, क्या क्या एरिया जो हैं वो इससे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, देखो, A study in nature finds a near complete skeleton of an early reptile from the middle Jurassic period of Scotland. ओके, तो एक फोसिल मिला है अर्ली रेप्टाइल का। तो इसके बेसिस पर अब स्टडी की जाएगी कि किस तरीके से जो रेप्टाइल्स हैं उनमें टाइम के साथ में चेंजेस देखने को मिले। ये स्टडी जब कंप्लीट की जाएगी तो एक इवोल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि एवरेस्ट के ऊपर जो ऑब्जर्वेटरी है इसमें प्रेजेंट टाइम में जो फंडिंग है उसकी कमी देखने को मिल रही है। तो 5050 मीटर की ऊंचाई पर ये जो ऑब्जर्वेटरी है सी लेवल से लेकर के तो हाई एल्टीट्यूड, ओके, ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रनिंग हाई एल्टीट्यूड रिसर्च फैसिलिटी के रूप में काम करती है। फंडिंग की कमी हो रही है तो यहाँ बताया गया है कि जल्दी इसको फंडिंग मिले ताकि अच्छे से काम कर पाए। देखो, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि स्नेक बाइट जो है
उसमें अगर हम एवरी ईयर देखें तो हमारे इंडिया में 64,000 लोगों की डेथ हो जाती है। ओके, और अप टू 64,002 ऑफ द 78,600 डेथ्स। और इसमें भी अगर हम इंडिया में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ देखने को मिलती है स्नेक बाइट की वजह से, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्नेक बाइट जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं, और इशू की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये इशू हैं। 21 कंट्रीज़ को लेकर के रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने कुछ स्टडी की और उसके बेसिस पर ये डाटा जो हैं वो रखे गए हैं। तो ये जो स्टडी है वो ये सजेस्ट करती है कि 2030 तक हम ये जो डाटा है इनको काफ़ी डिक्रीज लेवल तक लेकर के आ सकें, और लेवल पर लेकर के कब आ सकेंगे, जब हमारे यहाँ पर क्या होगी, जो कोई पॉलिसी इसको लेकर के एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले 2008 में इसको लेकर के डाटा देखे गए थे, और उस डाटा के टाइम में ये पता लगा था कि इंडिया जो है वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेथ होती है स्नेक बाइट की वजह से उसमें 50% इंडिया में होती है। लेकिन अभी जो डाटा कंप्लीट किए गए हैं उसमें पता लगा है कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्नेक बाइट की वजह से डेथ होती है उसमें 80% इंडिया में होती है। तो इंडिया में इसको लेकर के कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसको लेकर के एक पॉलिसी आनी चाहिए ताकि इस तरीके के इश्यूज को रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है NRI को लेकर के जो वोटिंग राइट्स दिए जाने की बात है उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। कल भी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, NRI के ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो डायस्पोरा है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट है। 1.35 करोड़ जो है नॉन रेजिडेंट इंडियंस वो पूरे ग्लोबली लेवल पर स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, उसके अलावा US UK में भी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें कुछ लोगों ने NIN रजिस्टर किया, लेकिन बहुत कम लोगों ने वोटिंग दिया। हालांकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2014 से ही इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था कि फोकस किया जाए NRI लोगों के ऊपर। तो उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो केरला स्टेट से, फिर गुजरात स्टेट से लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फोकस किया गया है कि किस तरीके से उन लोगों को हम जो हैं वो वोटिंग राइट्स में उनको इन्वॉल्व करें। तो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने एक कमेटी बनाई 2014 के इलेक्शन के बाद में, और इसमें उन्होंने सजेशन दिया कि हम जो है वो प्रॉक्सी वोटिंग भी करवा सकते हैं, और बैलेट सिस्टम जो है पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है उसके थ्रू भी वोटिंग करवा सकते हैं। तो प्रॉक्सी वोटिंग को लेकर के बोला गया कि प्रॉक्सी वोटिंग को लेकर के जो भी गवर्निंग गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी वोटिंग में बिल्कुल ये क्लियर नहीं रहेगा कि जो पर्सन है वो किसको वोट देना चाहता है, और जो प्रॉक्सी वोटिंग उनकी जगह पर आकर के कोई और वोटिंग जो करे वो किसको वोट दे करके चला जाए। तो इसके अलावा फोकस किया जाना चाहिए पोस्टल बैलेट सिस्टम के ऊपर। अभी प्रेजेंट टाइम में प्रॉक्सी वोटिंग और पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है, जो हमारे सर्विंग जो पीपल है, जो सर्विसेज में जो लोग हैं और अदर जगह जिनकी पोस्टिंग रहती है या हमारे जो डिप्लोमेट्स है उनको अवेलेबल है ये सर्विसेज। ओके, तो इसमें क्या होता है, पोस्टल बैलेट सिस्टम में क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको ऑनलाइन जो है वो भेजता है प्रोसीजर, फिर आप उसको डाउनलोड करके उसको आपको वहाँ पर अपना वोट देना है, और फिर पोस्टल का यूज़ करते हुए आप उसको डिपॉजिट करवाना है। ओके, तो इस प्रोसीजर के बेसिस पर ये बोला गया है कि अदर कंट्रीज जो हैं वहाँ पर भी इस तरीके के राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं NRIs को लेकर के, लेकिन उन NRIs को जिन्होंने ये इंटेंट रखा है कि वो उस कंट्री में वापस रिटर्न करना चाहते हैं उनको लेकर के। तो इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी फोकस करे, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पर रिटर्न नहीं करना चाहते हैं उनकी वजह से अगर इलेक्शन इफेक्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखने को मिलेगा कि उनकी आइडियोलॉजी, अगर वो यहाँ पर रिटर्न भी नहीं करना चाहते, इंडिया में वापस आना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इफेक्ट कर रही है हमारे जो भी इलेक्शन प्रोसीजर है उनको। तो जैसे अदर डेमोक्रेसी में फॉलो किया जा रहा है वैसे इंडिया में फॉलो किया जा सकता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने काफ़ी पहले गवर्नमेंट को इसको लेकर के बोला, लेकिन गवर्नमेंट ने जो भी 5 स्टेट्स में कुछ इलेक्शन हुए थे 2020 के टाइम में, तो उन्होंने बोला इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा और ये जो प्रोसीजर है वो अच्छे से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि 2024 के जो इलेक्शन है उसमें इन सारी चीज़ों को अवेल करवाया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चाइल्ड मैरिज को लेकर के है।
ओके। तो देखो, द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ए ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज इज ऑन ए विजिट टू इंडिया टू विटनेस स्टेट इंटरवेंशंस which have developed reduce the prevalence of child marriage। ये जो विजिट है वो UNFPA और यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम जो है उन्होंने मिल करके, उनकी जो टीम है वो इंडिया की विजिट पर है। इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट डाटा है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2005-06 के टाइम में अगर हम देखें तो चाइल्ड मैरिज जो है वो 47.4% थी, लेकिन 2015-16 में अगर हम देखें तो 26.8% रह गई, और लास्ट डेकेड में भी ये 21% तक इसमें डिक्लाइन देखने को मिला, मतलब 21% तक ये आ गई। लास्ट 5 ईयर्स में भी अगर हम देखें तो 3.5 पॉइंट्स का इसमें डिक्रीज देखने को मिला, और ये रह गई 23.3%। ओके, 2015-16 में 26.8% थी ना, तो 2020-21 में आते आते और भी कम हो गई। लेकिन ये डाटा किसके बेसिस पर है? ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बेसिस पर डाटा। पूरे वर्ल्ड में अगर हम सिचुएशन की बात करें तो यूनिसेफ के डाटा ये बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 12 मिलियन पर ईयर, मतलब 12 मिलियन ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी चाइल्डहुड में ही हो जाती है। ओके, तो इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, और इस इंपॉर्टेंट बात में ये बोला गया है कि देखो, चाइल्ड मैरिज इश्यूज हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में इसकी प्रायोरिटी या इसका जो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, तो हमें इसको डिक्रीज करना होगा। इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि सिर्फ हमें चाइल्ड मैरिज रोकनी है इसलिए हमें काम नहीं करना, चाइल्ड मैरिज होने से क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर हमें काम करना है। चाइल्ड मैरिज अगर मतलब किसी गर्ल की अर्ली मैरिज होती है तो उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, अर्ली उसमें प्रेगनेंसी इशू देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की हेल्थ खराब, जो भी चाइल्ड होगा उसमें न्यूट्रिशन की कमी, स्टैंडिंग वेस्टिंग अदर इश्यूज देखने को मिलेंगे। हेल्थ जो है, हेल्थ से पहले एजुकेशन गर्ल की कंप्लीट हो नहीं पाई तो वो जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें एजुकेशन का जो ट्रांसफ़र है, एक अवेयरनेस जो है वो नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोसीजर है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो रेगुलर हो पाएगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो चाइल्ड मैरिज है इसको हमें एलिमिनेट करना है, और इसके थ्रू हमारे जो SDG गोल्स हैं उनको भी हम अचीव कर पाएंगे। तो 2030 तक जो SDG गोल्स हमें अचीव करने हैं उनके लिए हमें फोकस करना होगा कि जो चाइल्ड मैरिजेज हैं उनको ख़त्म किया जाए। और इसके लिए ख़त्म करने का हमें क्या प्रोविज़न रखना है? हमें रखना है वो सारे पॉइंट्स जिसके बेसिस पर चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि अवेयरनेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है, एक मैरिज जो एक प्रॉपर टाइम पर हो उसके क्या क्या रिजल्ट रहेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें यह बताना है। इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स जो हैं जैसे कि राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये अदर स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पर ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो वो स्टेट्स जहाँ पर एजुकेशन लेवल काफ़ी अच्छा है जैसे केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज के इशू हैं लेकिन काफ़ी लो लेवल पर है, मतलब एजुकेशन की वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारे इशू जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो हमें फोकस करना है अवेयरनेस के ऊपर। अवेयरनेस अगर क्रिएट हुई तो ये सारे इशू जो हैं वो हम टैकल कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अदर स्टेट्स ने कुछ अपनी स्कीम्स भी लॉन्च कर रखी हैं, उन स्कीम्स का भी हम यूज कर सकते हैं, और इनको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पर भी कोशिश कर सकती है। जैसे कि कुछ सेंट्रलाइज्ड स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका हमें ग्राउंड लेवल पर अच्छे से इम्प्लीमेंट इनको करना होगा। कुछ अदर स्टेट की भी स्कीम है, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि वेस्ट बंगाल जो है उसकी कन्याश्री स्कीम है। इसमें जो गर्ल्स जो हायर एजुकेशन को लेकर के जाना चाहती हैं तो उनको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। ओके, थ्रू वुमेन एक्टिविस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट अनोदर स्कीम रूपाश्री, इसमें जो गर्ल की जब डॉटर की मैरिज होती है एक प्रॉपर टाइम पर तो उसको 25,000 रुपये जो हैं वो पेमेंट दिया जाता है। तो ये सारी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करेगी, एक प्रॉपर टाइम पर मैरिज होगी तो इतना पेमेंट मिलेगा, एजुकेशन के लिए इतना पेमेंट मिलेगा, जो गर्ल हैं वो बर्डन नहीं है, वो आपका एक सपोर्ट है, उनके ऊपर आप खर्च कीजिए, वो आपकी लाइफ के लिए, आपकी डिग्निटी के लिए हमेशा अच्छे से काम करेंगी। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना होगा, और मार्केट में या फिर अगर हमारी सोसाइटी में जब तक इक्वलिटी का प्रोसीजर अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में ये देखा जाता है कि अगर कोई पुअर फैमिली है
तो वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करने में प्रायोरिटी देगी एक सन को कंपैरिजन टू डॉटर। तो यहाँ पर जब तक इक्वलिटी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी तब तक इस तरीके के इशू बने रहेंगे। तो हमें फोकस करना है इक्वलिटी के ऊपर। इन सारी स्कीम्स के थ्रू जो है अवेयरनेस क्रिएट करनी है और एसडीजी गोल्स को हमें अच्छे से अचीव करना है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करनी होगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि पेंडेमिक लेवल के बाद में, पेंडेमिक इशू के बाद में जो चाइल्डहुड जो मैरिज है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन फैमिलीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे इतने में तो हम मैरिज कर देंगे, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट है, उसका जो एक रिजल्ट जो देखने को मिलेगा उसको लेकर के लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर बेसिक जो रोल है वो अवेयरनेस का है और गवर्नमेंट की स्कीम्स का है, जिसकी बेसिस पर लोगों को लगे कि हाँ एजुकेशन कंप्लीट होगी तो ये सारी चीज़ें जो है मिलेंगी और ये सारे इशू जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।